हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्शाला। तो पार्ट 1 में हमने न्यूसेंस का मीनिंग, टाइप्स और इम्पॉर्टेंट केस लॉ समझे थे। और आज के इस पार्ट 2 में हम कवर करेंगे इसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस, डिफेंसेस ऑफ न्यूसेंस एंड रेमेडीज़ ऑफ न्यूसेंस। और बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो प्रॉपरली समझ ली ना तो न्यूसेंस का टॉपिक एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस। सिंपल लैंग्वेज में देखो, कोर्ट किसी भी एक्ट को न्यूसेंस तभी मानेगी जब कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस प्रेजेंट हो। और मेनली यहाँ 3 इसेंशियल्स होते हैं। फर्स्ट है प्लेंटिफ मस्ट हैव राइट टू यूज़ और एंजॉय लैंड। अब इसका मतलब क्या है? देखो, प्लेंटिफ के पास लैंड या प्रॉपर्टी पर लीगल राइट होना चाहिए, यानी उस पर्सन का उस प्रॉपर्टी से लीगली कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर उसके राइट्स अफेक्ट ही नहीं हुए तो वो न्यूसेंस का केस फाइल ही नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक नियर बाय फैक्ट्री का स्मोक डायरेक्टली किसी पर्सन के घर में आ रहा है और उसकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो यहाँ उस पर्सन का एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड अफेक्ट हुआ है, इसीलिए वो न्यूसेंस का एक्शन फाइल कर सकता है। अब चलते हैं हमारे सेकंड इसेंशियल पर, जो है डिफेंडेंट मस्ट मेक अनलॉफुल यूज़ ऑफ लैंड। इसका मतलब है कि डिफेंडेंट का यूज़ ऑफ लैंड अनरीजनेबल या फिर अनलॉफुल होना चाहिए। ऐसे समझो, हर छोटी डिस्टर्बेंस न्यूसेंस नहीं होती। लॉ सिर्फ अनरीजनेबल इंटरफेरेंस को ही न्यूसेंस मानता है। एक एग्जांपल से समझो, अगर कोई पर्सन रात के 2 बजे फुल वॉल्यूम में लाउड म्यूज़िक बजाए और पूरे नेबर्स डिस्टर्ब हो जाएं, तो ये अनरीजनेबल यूज़ ऑफ लैंड हो सकता है और न्यूसेंस का केस बन सकता है। ओके, अब चलते हैं थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल पर, जो कि है देयर मस्ट बी अनरीजनेबल इंटरफेरेंस और डैमेज। इसमें पता क्या है कि इंटरफेरेंस ना कंटिन्यूस और सब्सटेंटियल होनी चाहिए। मतलब छोटी मोटी टेम्परेरी इनकन्वीनियंस यूजुअली न्यूसेंस नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, या तो कांस्टेंट बैड स्मेल हो, कॉन्टीन्यूस स्मोक हो, हैवी वाइब्रेशन हो, या फिर लाउड नॉइस जो नियर बाय प्रॉपर्टी को अफेक्ट करे, ये न्यूसेंस अमाउंट कर सकता है। अब चलते हैं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस की तरफ, जिसका नाम है रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ट। सबसे पहले ना हम इसके फैक्ट्स देखते हैं। इस केस में डिफेंडेंट एक बिजनेस एक्टिविटी चला रहा था जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही थी, और नियर बाय बिल्डिंग में प्लेंटिफ ने एक स्पेशल पेपर अपने यूज़ के लिए स्टोर किया हुआ था, और डिफेंडेंट की हीट की वजह से वो स्पेशल पेपर जो है वो डैमेज हो गया और प्लेंटिफ का नुकसान हो गया। इसीलिए प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर न्यूसेंस का केस कर दिया। अब रूल के अकॉर्डिंग कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया, जिसमें कोर्ट ने बताया कि प्लेंटिफ हाइपर सेंसिटिव था। ठीक है, क्योंकि प्लेंटिफ हाइपर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मतलब लॉ ऑर्डिनरी और रीजनेबल यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव सिचुएशंस को नहीं। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ का पेपर अनयूजुअली सेंसिटिव था, जो एक नॉर्मल पर्सन को शायद ऐसा डैमेज नहीं होता। इसीलिए इस केस में न्यूसेंस इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ इस केस से रिलेटेड कुछ क्विक कीवर्ड्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइपर सेंसिटिव प्लेंटिफ और नो प्रोटेक्शन टू अबनॉर्मल सेंसिटिविटी। अगर एग्ज़ाम में ये कीवर्ड्स लिखोगे ना तो आंसर और स्ट्रॉन्ग लगेगा। अब मान लो न्यूसेंस प्रूफ हो गया, तो क्या डिफेंडेंट के पास कोई बचने का वे होता है? तो इसका आंसर है येस। उसके पास कुछ लीगल डिफेंसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन 20 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूसली और ओपनली कोई एक्टिविटी चला रहा है और किसी ने भी उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, यानी किसी ने भी उसको रोका नहीं, तो डिफेंडेंट को उस एक्टिविटी का लीगल राइट मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री 20 ईयर से ओपनली स्मोक रिलीज़ कर रही है
और किसी ने ऑब्जेक्शन ही नहीं किया तो प्रिस्क्रिप्शन डिफेंस यूज़ हो सकता है इस केस में। तो जो फैक्ट्री है वो लायबल नहीं होगी। अब चलते हैं सेकंड डिफेंस की तरफ, जिसका नाम है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। इसका मतलब है कि जब कोई एक्ट लॉ के अथॉरिटी से किया जाता है उसे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कहते हैं। जैसे अगर न्यूसेंस किसी ऑथराइज्ड लीगल एक्ट की वजह से हो तो डिफेंडेंट लायबल नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे ऑपरेशंस की नॉइस, क्योंकि रेलवे लॉ के अथॉरिटी से ऑपरेट करता है तो इसलिए यहाँ पे डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। अब चलते हैं थर्ड और लास्ट डिफेंस की तरफ, जिसका नाम है न्यूसेंस ड्यू टू प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट। इसका मतलब है अगर न्यूसेंस प्लेंटिफ की खुद की नेग्लिजेंस या एक्ट की वजह से हुआ हो तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई पर्सन नॉर्मल फायर सोर्स के पास हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल रख दे और डैमेज हो जाए तो यहाँ पर उसका खुद का फॉल्ट है, वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहरा सकता। अब लास्ट पार्ट, रेमेडीज़। मतलब अगर न्यूसेंस प्रूफ हो जाए तो क्या प्लेंटिफ को रिलीफ मिलेगा? यहाँ ना मेनली दो रेमेडीज़ होती हैं, डैमेजेस एंड इंजंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं डैमेजेस की, जिसका मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन। सिंपल वर्ड्स में कोर्ट प्लेंटिफ को मनी प्रोवाइड करती है उसके लॉस या इंजरी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्मोक की वजह से प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो कोर्ट कंपनसेशन दे सकती है। ये होता है डैमेजेस। अब आते हैं इंजंक्शन, जिसका मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर जो न्यूसेंस को स्टॉप करने के लिए दिया जाता है। ये दो टाइप का हो सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन मतलब लिमिटेड पीरियड के लिए या जब तक केस डिसाइड ना हो तब तक के लिए टेम्परेरीली एक्ट को स्टॉप कर देना। दूसरा परमानेंट इंजंक्शन, यानी परमानेंट ऑर्डर जो रोंगफुल एक्ट को हमेशा के लिए स्टॉप कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट फैक्ट्री को हार्मफुल स्मोक रिलीज़ करने के लिए परमानेंटली रोक दे तो ये होता है परमानेंट इंजंक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में ना याद रखना, न्यूसेंस तब होता है जब किसी का लैंड या राइट में अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हो, और न्यूसेंस प्रूफ करने के लिए प्लेंटिफ के पास राइट्स होने चाहिए। दूसरा अनलॉफुल यूज़ ऑफ लैंड होना चाहिए। थर्ड है इंटरफेरेंस अनरीजनेबल होनी चाहिए। और इसमें डिफेंडेंट कुछ डिफेंसेस भी यूज़ कर सकता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन का या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। और रेमेडीज़ में मेनली आता है डैमेजेस एंड इंजंक्शन। आई होप आपको न्यूसेंस का ये कंप्लीट टॉपिक प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लॉ कॉन्सेप्ट्स के लिए सब्सक्राइब टू लेक्शाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।